दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो चीज़ों को उलट कर देखते हैं। सियार की तरह हुआ हुआ करने वाले बहुत लोग हैं और बहुत लोग हुआ हुआ कर करके हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, भारत की फिलॉसफी पढ़ते हैं। देखिए भाई, हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं या जो हमारे पास ज्ञान है कबीर के बारे में, शंकराचार्य के बारे में, कबीर के गुरु रामानंद के बारे में, ये क्या है? हम लोग के पास जो ज्ञान है वो सेकंड हैंड का है। सेकंड हैंड के नॉलेज पर इतना घमंड मत कीजिए भाई कि हम बहुत सारी किताबों को पढ़ चुके हैं। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जिस प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देख रहे हैं आप, आपका नॉलेज तो वहीं से आ रहा है। आप वो आपका जो प्रिंट मीडिया है, आपका जो इतिहास का लेखक है, वो क्या लिख रहा है वो तो अपने हिसाब से लिख रहा है और आप उसको सत्य मान रहे हैं। पहले तो फर्स्ट हैंड नॉलेज का आदमी बनिए, तब बात समझ में आएगी कि कौन चीज क्या है और क्या सत्य है। ये जो ज्ञान की किताबें हैं अभी, जो तथाकथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा ये लिखा गया ज्ञान का साहित्य, वो खिड़की है जिस खिड़की पर हम और आप बैठे हैं, और खिड़की ज्ञान की दुनिया उतना ही देखने की सुविधा दे रही है जितना वो आपको दिखाना चाह रहा है। खिड़की से पूरे ज्ञान की दुनिया को आप नहीं देख रहे हैं। उसके लिए आपको खिड़की से बाहर कूदना होगा, खिड़की को तोड़ना होगा। जब खिड़की से बाहर छलांग ले लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कितना विस्तृत है। अभी इस खिड़की से आप देखिएगा, इस कॉलेज की खिड़की से, तो वो जो दिखाने वाला है आपको उतना ही चीज दिखा रहा है जितना आपको वो दिखाना चाह रहा है। ये सबसे बचना होगा। अभी हम कुछ भी बोलेंगे तो आपको उल्टा लग सकता है। ये खतरा है कि आपको उल्टा लगेगा। ये कहाँ के प्रोफेसर हैं? ये तो उल्टा ही बोल रहे हैं, लेकिन जब उसको समझा देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सीधा है। तो हमें अपने इतिहास को, अपने फिलॉसफी को, अपने हिंदी साहित्य को, इतिहास को फिर से देखना होगा। और एक बात मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि अभी तक जो आपका साहित्य है वो तरल है, भाववादी है और अवास्तविक शब्दों पर आधारित है। अवास्तविक शब्द मतलब क्या? स्वर्ग, नर्क कहीं है? कहीं नहीं। ये अवास्तविक शब्द है, इसकी कोई स्थिति नहीं है। तो हम जब ओबीसी साहित्य की बात करते हैं तो हम एक ठोस और संवैधानिक लिटरेचर की बात कर रहे हैं, विज्ञान युग की। छायावाद की बात नहीं कर रहे हैं, जिसका न कोई कलर है, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं। ये कौन तुम्हारा साहित्य है जिस पर इतने तुम उतान चितान हो? छायावाद क्या है? छायावाद इतनी इसकी गरिमा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, और हमारे देश में 10 प्रांत में हिंदी बोली जाती है। ये तुम्हारा कौन इतिहास है और कौन इतिहासकार हैं जिसने बताया कि छायावाद के 4 ही कवि हैं? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। संयोग से चारों उत्तर प्रदेश के हैं।
तो क्या आप उत्तर प्रदेश का इतिहास लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठकर? और छायावाद का ये 4 आदमी का नाम किसने कहा कि ये 4 ही कवि हैं? हमारे तो बाप दादा नहीं कहेंगे, हम तो कभी कहेंगे नहीं। किसने कहा? उसको पकड़िए, किसने कहा, कहाँ कहा, क्यों कहा? तब उसके पूरे मनोविज्ञान को आप समझ सकते हैं कि वो आदमी बेचारा किस लाचारी में कहा कि 4 ही कवि थे। वो थे नंद दुलारे वाजपेयी, बेरोजगार लड़का, पीएचडी किए हुए था, उसी का ये बनाया हुआ है। अब किस मनोविज्ञान से वो बना रहा था, उसके गुरु कौन थे, उसकी जांच कीजिए। जब तक आप जांच नहीं कीजिएगा, छायावाद करते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहली बार ओबीसी साहित्य इस वैज्ञानिक युग में कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है, संवैधानिक नाम है, और ओबीसी साहित्य का विरोध संविधान का विरोध है, राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। पूरे देश में आपके यहाँ ओबीसी कमीशन है, हमारे बिहार में ओबीसी स्कूल है, ओबीसी हॉस्टल खुल रहे हैं। आपको ओबीसी साहित्य से नाराजगी क्यों है भाई? ये सारे डुप्लीकेट 2 नंबर का चीज आप पढ़ रहे हैं, जिसका न कोई अस्तित्व है और न कोई। बच्चों को अंधविश्वास आप फैला रहे हैं पूरे संसार में। हम एक टीवी वाला का परसों या नरसों देख रहे थे, बनारस में बाढ़ आया है, दावे के साथ बोल रहा है कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में बाढ़। ये भाई, यही सिंधु घाटी सभ्यता है, तो तुम कह रहे हो इस बात को कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी? उतने बड़े चैनल से पूरा देश देख रहा है, कोई नहीं कह रहा कि अंधविश्वास फैला रहा है। और हम जब ओबीसी साहित्य की बात करते हैं तो आप कहते हैं अंधविश्वास फैला रहा है। केस आप पर दायर होगा, जो ओबीसी साहित्य का विरोध करेगा। ओबीसी साहित्य ऐसे साहित्य है, और इसकी जब परिभाषा देंगे तो आपको पैरों के तले मिट्टी खिसक जाएगी। क्या है ओबीसी साहित्य? लेकिन पहले तो अपने इतिहास को तो जानिए, आपको क्या पढ़ाया गया है, उल्टा सीधा। आपके यहाँ तो मैं कहता हूं कि जाति चोरी का बहुत गंभीर मामला है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में। कबीर की जाति चोरी हुई। आपको शंका है क्या अभी भी कि कबीर ब्राह्मण थे? अगर है तो आप कबीर का पूरा लिटरेचर पढ़े हैं। कोई भी स्कॉलर भारत का, दुनिया का यह बता दे कि कबीर ने किसी ब्राह्मण कवि को कोट किया है, ब्राह्मण कवि का नाम लिया है। कबीर बहुत जगह में कवि थे भाई, तुम्हारे और हमसे ज्यादा सजग आदमी था कबीर। आप तो कभी कभी नाम भी ले लेते हैं, मैं कभी नाम नहीं लेता हूं। आप तो लेकिन नाम भी ले लेते हैं, फलाना बड़े कवि, बड़े आलोचक, मैं तो नाम ही नहीं लेता हूं। कबीर ने जो भी नाम लिया है अपने साहित्य में, जिस कवि का, तो दर्जी का लिया है। और ईश्वर भी बनाया कबीर ने, तो लोहार को बनाया, कुम्हार को बनाया, ग्वाल को बनाया, महतो को बनाया, जुलाहा को बनाया। कभी भी कबीर भूल से भी ब्राह्मण और क्षत्रिय को ईश्वर नहीं बनाते हैं। कबीर ऐसे ही नहीं कहते हैं कि काहे को ताना, काहे को भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। यह बात केवल कबीर लिख सकता है। हिंदी साहित्य के पूरे 1000 साल के इतिहास में यह बात कोई नहीं लिख सकता है, केवल कबीर लिख सकता है। काहे को ताना, काहे को भरनी, कौन तार से बिनी, ईड़ा पिगड़ा ताना भरनी। इसी को पलटू साहब क्या कहते हैं? पलटू साहब जात के कानू थे। ईड़ा पिंगला पलरा दो तोलते थे ना, ईड़ा और पिंगला दोनों पलरा है और तोल रहे हैं भर भर मोती। ये पलटू साहब कह सकते हैं, ये कबीर कह सकते हैं। सबका अपना अलग अलग प्रतीक है, अपना अपना मिथक है। और जो लोग कहेंगे कि ओबीसी साहित्य की अवधारणा या ओबीसी आज के ना है भाई, 90 में, तब क्या न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण इस दुनिया में था कि नहीं था? तब न्यूटन से पहले यदि दुनिया में गुरुत्वाकर्षण मौजूद था तो
आप समझिए कि ओबीसी के लोग दुनिया में आज से नहीं है, मंडल कमीशन से पहले भी तो ओबीसी के लोग थे कि नहीं थे? आसमान में थे। तुमने केवल नाम रखा, ये मत कहो कि पहले ओबीसी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोटा मोटी चीज आप देख लीजिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषिजीवी लोग नहीं थे कि पशुपालक नहीं लोग नहीं थे। और आप जिस फ्रेम की बात कर रहे हैं दलित साहित्य की, दलित हमारे देश में दलितों के पास भूमि है कहाँ? भूमि की समस्या दलितों की नहीं है, इसलिए दलित लिटरेचर में भूमि की समस्या एक पर नहीं है, रहेगा ही नहीं, उसकी समस्या ही नहीं। पशुपालन की समस्या दलित साहित्य के फ्रेम में नहीं आएगा, और नहीं शिल्पकार की समस्या, बढ़ई की समस्या, लोहार की समस्या, कुम्हार की समस्या। और जिसके पास बहुत भूमि है वो तो खेती करता ही नहीं है। ऊंची जाति के लोग के पास भूमि है लेकिन खेती करता नहीं है, दलितों के पास भूमि है नहीं। तो जो जिसके पास भूमि है, जो खेती करता है, वह है ओबीसी। इसीलिए कबीर के लिटरेचर में आपको कृषि की समस्याएं बहुत मिलेंगी, कैसे कम तौलाता है, कैसे खेत की नापी कम होती है, ये सारी समस्याएं आपको कबीर की कविताओं में मिलेगी, फूले में मिलेगी। यह मामला फूले ने आधुनिक काल में बड़े पैमाने पर उठाया किसानों का, किसानों को क्या क्या सुविधाएं, पूरी किताब है उनका, तो किसानों का कोड़ा उनकी तो किताब ही है। दलित साहित्य खास तौर से चूंकि वो जात पात के आधार पर दबाए हुए लोग हैं, विस्फोट वही कर रहा है। इस चीज को आप समझिए, वो उस समस्या को नहीं उठाएगा। आपके यहाँ बड़े बड़े डेयरी उद्योग हैं, बड़े बड़े राइस मिलर हैं, तो इनका विरोध कौन करेगा? उनको क्या मतलब है राइस मिलर को हटाने दबाने का? जो राइस का उत्पादन कर रहा है, चावल का खेती कर रहा है, उसकी ना समस्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, या जिस ढंग से हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि जाति की चोरी बहुत गंभीर मामला है, और कबीर की जाति चोरी हुई कि कबीर ब्राह्मण कन्या के गर्भ से पैदा हुए। रैदास की भी जाति चोरी हुई कि रैदास ब्राह्मण कन्या के का स्तनपान किए थे। कुछ जोड़ भाई उसमें कई तकनीक है, यहाँ तक कि फणीश्वर नाथ रेणु पर पूरा एक लेख ही हम पढ़े थे कि वो ब्राह्मण थे, मुखर्जी के लड़के थे। आप बताइए, ये जितने ये सिद्ध कवि थे, सरहप्पा, दुम्बीपा, धोबीपा, और नाम बताओ जी, हमको तो भूल जाता। हाँ, तो ये जितने नाम हैं जाति के आधार पर, धोबीपा धोबी थे तो धुम्बीपा धोबी थे, और तेलीपा तेली थे, तो बेवकूफ कहीं का ये बताओ कि डुम्बीपा डोम कैसे नहीं थे? है कि सरह बनाने वाली जाति कैसे नहीं थे? उसका नाम विषय है। एक हमारे रीति काल में दो कवि हुए, एक का नाम है गोप और एक का नाम है ग्वाल। तो नामे है भाई, तो वही कह रहा है कि भट्ट ब्राह्मण थे। और वैसा कवि ग्वाल कि अपने यहाँ तो विद्यापति 3 भाषा जानते थे, और सूरदास 1 भाषा जानते थे, और तुलसीदास 2 भाषा जानते थे, और ग्वाल कवि 19 भाषा जानता था। कितना बड़ा कवि! एकदम लगभग जमाल कवि थे। मनवा तो गाहक भयो, नैना भयो जलाल।
ये आंखें दलाली किया है, यही दिखा दिया। अब मन जो है ग्राहक हो गया है, अब बेचने वाला बेच नहीं रहा है सौंदर्य को। यही जमाल कवि की कविता। तो जमाल कवि को भी ये लोग बताता है कि भाट्य बराबर थे, और उसका पूरा नाम जमालुद्दीन था। और तमाशा है इस देश में जाति चोरी। तो ये आप सुने, यहाँ गांव ही चोरी हो गई है, ऐसा सुना है? ये बुद्ध का गांव ये सब नेपाल में खान रहा है कोई 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 100 साल से, यही बुद्ध जन्मे थे। खानो भाई। अरे तुमको जब कोई सबूत नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ बुद्ध नहीं जन्मे थे, ये कपिल वस्तु नहीं है, तो काहे के लिए खान रहे हो? काहे के लिए सरकार के पैसा खर्चा कर रहे हो? अब कपिल वस्तु मिल गई, बुद्ध का गांव मिल गया दूसरे जगह है, और वहां पर वो भी मिल गया कि यही वो गांव है, उसका शिलालेख भी मिल गया। तो बहुत दिनों से तो बुद्ध का ही यहाँ गांव चोरी हो गया।